नमस्ते एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मित्रों, ये चैनल आपको ध्यान में रखना है। इसी चैनल के ऊपर सारे के सारे इंडियन पॉलिटी के वीडियोस यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत के वीडियोस आने वाले हैं। ठीक है, चैनल का नाम है श्रीनिधि बोरीकर जनरल स्टडीज़। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सप्लेनर वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिया है, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चलो, अब मैं आपको इस आज के वीडियो के मुद्दों के ऊपर लेके आता हूँ कि भाई साहब इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमारी पढ़ाई तो शुरू है दोस्तों भारत के संविधान की। ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है। ये कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी तारीख तक अपडेटेड है? तो भाई साहब 1 मई 2024 तक अपडेटेड वाला संविधान हमारे पास अवेलेबल है, उसी की पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं। कोर्स डिटेल्स में मैं आपको लेके आता हूँ। खुद को मैं स्क्रीन से 2 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए गायब कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसे पॉज करके अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, ये आपका कोर्स का डिटेल्स है। स्कोप कंटेंट तक आपने पढ़ लिया, अब एप्लीकेबिलिटी से लेके नीचे तक आप पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद में आपको पढ़ना है डिस्क्लेमर। ये डिस्क्लेमर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाद में फिर आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर आपने पहले हमें क्यों नहीं बताया। ठीक है, तो जो भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपको पहले उसका सिलेबस खुद आइडेंटिफाई करना है। मैं यहाँ पर सिलेबस के हिसाब से वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, मैं एकदम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वीडियोस बना रहा हूँ। लीगल प्रोविजंस आपको कंप्लीट एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको 100% कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल सके। लो जी, आ गया मैं वापस, और अब हम चलते हैं हमारे नोट्स में। पहले तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन में आपको लेके चलता हूँ। पेज नंबर हम लोग है 33 के ऊपर। पेज नंबर 33 पे मैं आपको लेके आ गया हूँ और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ आपका आर्टिकल नंबर 3। हमारा शुरू है पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 का टाइटल है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, यानी यूनियन और उसकी सीमाएं, टेरिटरी। इसके बारे में प्रोविजंस यहाँ पर पार्ट 1 में हमें मिलने वाली है। उसी से रिलेटेड आर्टिकल नंबर 3 हम इस वीडियो में पढ़ने वाले। तो जैसा कि आप देख रहे हो, आर्टिकल नंबर 3 का टाइटल क्या है हमारे डॉक्यूमेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन में? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। यानी हमारा भारत का संविधान आर्टिकल 3 के तहत हमारे इंडियन पार्लियामेंट को एक पावर देता है। क्या पावर देता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, यानी भारत अगर चाहे तो नए स्टेट्स बना सकता है। विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया नए स्टेट्स हम लोग बना सकते हैं, पार्लियामेंट के पास पावर है। पास्ट में एक स्टेट को विभाजित करके 2 स्टेट्स बने हैं। ठीक है, तेलंगाना उसका एक उदाहरण है। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स यानी भारतीय पार्लियामेंट नए स्टेट्स को बना सकती है। उसी के साथ साथ ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, यानी टिल डेट भारत में जितने भी स्टेट एग्जिस्ट करते हैं उनमें भी चेंजेस करने की पावर देती है। कौन से चेंजेस कर सकती है? ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, यानी फॉर एग्जांपल अगर महाराष्ट्र की स्पेसिफिक बाउंड्रीज है तो उन एरियाज या बाउंड्रीज का ऑल्टरेशन कर सकती है इंडियन पार्लियामेंट। उसके बाद महाराष्ट्र की बाउंड्रीज भी कम ज्यादा कर सकती है इंडियन पार्लियामेंट। उसी के साथ एग्जिस्टिंग स्टेट का नाम भी चेंज कर सकती है, ऑल्टर कर सकती है वाया द यूज ऑफ पावर्स गिवन इन आर्टिकल नंबर 3। यानी भारत के पार्लियामेंट के पास नए स्टेट्स बनाने की पावर है और एग्जिस्टिंग स्टेट में चेंजेस करने की पावर भी है। अब आर्टिकल 3 में कुल मिलाकर 5 स्पेसिफिक पावर्स दी गई है। वो 5 स्पेसिफिक पावर्स आपको सब क्लॉज ए, क्लॉज बी, सी, डी एंड ई, यानी 5 पावर्स दी गई है ईच इंडिविजुअल क्लॉज में। क्लॉज ए एक सर्टन पावर देता है विथ रिस्पेक्ट टू दिस, क्लॉज बी सर्टन पावर देता है विथ रिस्पेक्ट टू दिस, क्लॉज सी, क्लॉज डी एंड क्लॉज ई, हर एक क्लॉज इंडिविजुअली एक एक पावर हमारे पार्लियामेंट को देता है विथ रिस्पेक्ट टू द मेंशन्ड टॉपिक। अब हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, उसी के साथ क्लॉजेस के बारे में मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया। इसी के साथ आपके पास एक प्रोविजियो भी है, वो इंपॉर्टेंट प्रोविजियो है। ठीक है, तो 5 आपके पास क्लॉजेस है, ए बी सी डी ई। आर्टिकल नंबर 3 में आपके पास एक प्रोविजियो है और आपके पास 2 एक्सप्लेनेशंस है। तो ये इतना टेक्स्ट आपका आर्टिकल नंबर 3 में दिया हुआ है। अब 1 बाय 1 हम इन सबको पढ़ते हैं और फिर उसी के साथ हमारे नोट्स में जाके हम इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझेंगे। पार्लियामेंट में बाय लॉ
यानी पार्लियामेंट को अगर इस पावर को यूटिलाइज करना है तो जो प्रोसीजर बताई गई है वो प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल बी एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल चेंज या अमेंडमेंट। आपको लॉ फॉलो करके ही काम करना पड़ेगा। क्लॉज ए क्या कहता है? पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, यानी नया स्टेट बना सकते हैं, एक स्टेट के हिस्से करके अलग अलग स्टेट बना सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम अ न्यू स्टेट by separation of territory from any state or by uniting two or more states or parts of the states। दो स्टेट्स को कंबाइन करके एक स्टेट भी बना सकते हैं। अगर एक स्टेट जियोग्राफिकली बहुत बड़ा है तो उसको डिवाइड करके उस एक स्टेट के 2, 3 या 4 स्टेट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। देन और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट, यानी अगर कोई टेरिटरी है जो एक स्टेट में ऐड भी कर सकते हैं। तो बेसिकली क्लॉज ए क्या कहता है? हम पार्लियामेंट को पावर देते हैं कि भाई साहब आप नया स्टेट बना सकते हो। किस नया स्टेट बनाने के तरीके कौन से हैं? तो सेपरेशन, यूनिफिकेशन या फिर एडिशन इनटू अ एग्जिस्टिंग टेरिटरी। सेपरेशन, यूनिफिकेशन या फिर एडिशन ऑफ टेरिटरी, 3 प्रकार के रास्ते आपको दिए गए हैं। क्लॉज बी क्या कहता है? इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट। अगर महाराष्ट्र का स्पेसिफिक स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है तो उसमें ऐड करके उस एग्जिस्टिंग स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को बढ़ा भी सकते हैं। इंक्रीज द एरिया। उसके बाद में डिमिनिश द एरिया। क्लॉज सी क्या कहता है? महाराष्ट्र की अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेस के लिए सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए महाराष्ट्र की टेरिटरी अगर बहुत फैली हुई है तो उसको श्रिंक कर सकते हैं, डिमिनिश कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल ए हमें क्या पावर देता है? भाई साहब आप नया स्टेट बनाओ। नया स्टेट कौन से तरीकों से बना सकते हो? सेपरेशन, यूनिफिकेशन या फिर एडिशन, ठीक है। उसके बाद में किसी स्टेट का एरिया इंक्रीज भी कर सकते हो, किसी स्टेट का एरिया कम भी कर सकते हो। क्लॉज डी क्या पावर देता है? ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट। जो एग्जिस्टिंग सीमाएं हैं मैप के ऊपर अगर हम देखेंगे तो भारत में जितने भी स्टेट्स हैं उनकी प्रॉपर लाइन में हमें सीमाएं दिखती है, तो उन सीमाओं को ऑल्टर हम कर सकते हैं। दैट मीन्स किसी भी स्टेट की बाउंड्री को हम ऑल्टर कर सकते हैं। अब ऑल्टरेशन कैसा होगा? डिमिनिश, इंक्रीज, इस तरीके से होगा। देन ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। किसी भी स्टेट का नाम चेंज करके हम जो लोग चाहे डेमोक्रेटिक पद्धति से हम वो सारी चीजें कर सकते हैं। तो मित्रों इस प्रकार की 5 पावर्स हमारे पास इंडियन पार्लियामेंट को हमने दे रखी है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। जिस तरीके से हमारा जरूरत होगी, जिस तरीके से हमारे लोगों की इच्छा होगी, क्योंकि हमारा प्रियम्बल क्या कहता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है? हम है, सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो हम जैसा चाहेंगे उस तरीके से हम पॉलिटिकल पार्टीज को डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के थ्रू पार्लियामेंट में भेजेंगे और वो फिर हमारे जनता का एजेंडा वहां पर फुलफिल करेंगे। ये ट्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस का मीनिंग होता है। तो इस तरीके से 5 प्रकार की पावर्स आप लोगों को A to E में दी गई है। अब यहां पर एक प्रोविजियो है। यहां पर देखो हमारे पास कैसा है? फेडरल स्ट्रक्चर है। तो फेडरल स्ट्रक्चर को डेमोक्रेटिक रखने के लिए सही तरीके से फॉलो करने के लिए हमने क्या किया? फेडरल स्ट्रक्चर मतलब क्या? जो गवर्नमेंट की पावर है वो अलग अलग लेवल पर डिवाइडेड है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ पावर्स है, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी इंडिपेंडेंट पावर्स है, लोकल गवर्नमेंट जो होती है हमारी लोकल अथॉरिटीज उसके पास। तो मेजरली हम अगर ब्रॉड कैटेगरीज में देखेंगे तो भारत की जो गवर्नमेंट है, भारत की जो सरकार है वो 3 लेवल्स पे डिवाइडेड है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, जिन्हें हम एनएमसी या जैसे नगर पालिका या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस कहते हैं, वो सारे के सारे मैंने लोकल गवर्नमेंट के कैटेगरी में पुट अप कर दिए है, ठीक है। तो फेडरल स्ट्रक्चर मतलब 3 लेवल पे हमारी गवर्नमेंट काम करती है। तो यहां पर ये जो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स की जो पावर दी गई है ये इंडियन पार्लियामेंट को दी गई है, किसी स्टेट के पास पावर नहीं है। तो जब इंडियन पार्लियामेंट यानी फेडरल स्ट्रक्चर में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये सारी पावर्स है तो सेंट्रल गवर्नमेंट्स अपनी मनमानी नहीं कर सकती। वो मनमानी ना हो, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी के ऊपर अपना डिसीजन फोर्सफुली ना ला दे, इसके लिए हमारे पास एक प्रोविजियो है। ये प्रोविजियो क्या कहता है कि जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी इंडियन पार्लियामेंट ये डिसाइड करती है कि आर्टिकल 3 में से हमें कोई पावर यूटिलाइज करनी है किसी भी स्टेट में चेंजेस करने के लिए, उसके ज्योग्राफिकल एरिया में, नाम में, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो ये आपको जो काम करना है वो काम प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पर होना चाहिए। पार्लियामेंट में अगर आपको चेंजेस कराने हैं तो पहले वो जो बिल आता है चेंज का, आर्टिकल नंबर 3 में जो भी बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा वो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पर होना चाहिए। पार्लियामेंट में अगर आपको चेंजेस कराने हैं तो पहले वो जो बिल आता है चेंज का, आर्टिकल नंबर 3 में जो भी बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा वो
वो रिकमेंडेड होना चाहिए फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये पहली स्टेप आपको फॉलो करनी है। जब बिल इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट उस स्टेट लेजिस, फॉर एग्जांपल अगर आर्टिकल 3 के तहत महाराष्ट्र में कुछ चेंजेस करने हैं तो सबसे पहले प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में रिकमेंडेशन देगा, वो बिल बनेगा, रिकमेंडेशन के साथ साथ वो इंट्रोड्यूस होगा पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में इंट्रोडक्शन के साथ साथ पैरेलली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी नोटिफिकेशन भेजेगा, वो सारे डॉक्यूमेंट्स भेजेगा, अपना कम्युनिकेशन करेगा कि भाई साहब इंडियन पार्लियामेंट ये डिसीजन लेने वाली है विथ रिस्पेक्ट टू योर स्टेट लेजिस्लेचर, यानी महाराष्ट्र की जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके बारे में। तो आपको हम अवेयर कराते हैं, ये सारे के सारे हमारे चेंजेस रिकमेंडेड है, पूरा डॉक्यूमेंट है, ये आपके पास हमने भेजा है, इसके ऊपर आप अपना ओपिनियन रिटर्न में दीजिए, ऑथोराइज्ड ओपिनियन दीजिए, आपके व्यूज दीजिए कि हम ये करना चाहते हैं, आपको ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है। अगर एज इट इज एक्सेप्टेबल है तो वो कन्वे कीजिए, अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए तो वो चेंजेस के साथ कन्वे कीजिए, और अगर आप इसको अपोज करते हैं तो आप क्यों अपोज करते हैं उसका लॉजिकल रीजनिंग के साथ हमें पूरा का पूरा रिप्लाई दीजिए। ये सारी की सारी जो प्रोसीजर है वो आपको यहां पर प्रोविजियो में दी गई है, जो मैंने आपको अभी ओरली बताया। तो ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो करवाने के लिए आपको प्रोविजियो दी गई है। तो प्रोविजियो क्या कहती है, प्रोवाइडेड दैट नो बिल फॉर द पर्पज शैल बी इंट्रोड्यूस्ड आइदर in either house of the parliament except on the recommendation of the president and unless, यानी सबसे पहला आप कोई भी बिल विदाउट प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होना चाहिए। आर्टिकल 3 में अगर आप कोई बिल इंट्रोड्यूस करते हो तो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बिना, उनके ऑथोराइजेशन के बिना, उनके रिकमेंडेशन के बिना आप आर्टिकल 3 के अंदर कोई भी बिल पार्लियामेंट पे नहीं ला सकते। एंड अनलेस where the proposal contained in the bill affects the area, boundaries or name of any states। ठीक है, तो अगर स्टेट में कोई चेंजेस करने हैं आपको तो ही आप आर्टिकल 3 को इन्वोक कर सकते हो। आर्टिकल 3 को इन्वोक करना है, पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस करना है तो वो प्रेसिडेंट के ऑफिस से रिकमेंडेशन आना चाहिए। ये पहली स्टेप हो गई। देन द बिल हैज बीन रेफर्ड बाय द प्रेसिडेंट टू द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर expressing its views thereon within such period as may be specified in the reference or within such further period as the president may allow and the period so specified or allowed has expired। तो प्रेसिडेंट के ऑफिस में से पार्लियामेंट में रिकमेंडेशन आना चाहिए, बिल आना चाहिए, उसी के साथ साथ जो प्रेसिडेंट है वो भाई साहब स्टेट लेजिस्लेचर को ये सारे डॉक्यूमेंटेशन भेजता है, इंफॉर्मेशन भेजता है ताकि वो स्टेट लेजिस्लेचर अपने व्यूज दे सके। लेकिन ये एक सारी की सारी प्रोसेस एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में होनी चाहिए। तो इसीलिए रिप्लाई देने के लिए, फीडबैक देने के लिए, व्यूज एक्सप्रेस करने के लिए प्रेसिडेंट एक सर्टेन टाइम पीरियड देगा स्टेट लेजिस्लेचर को। उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आपको कन्वे करना है। स्पेसिफिक टाइम पीरियड को वो फर्दर बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें आपको प्रोविजियो में दी गई है। फिर आता है आपका एक्सप्लेनेशन 1। इन दिस आर्टिकल इन क्लॉजेस A to E, यानी आर्टिकल नंबर 3 में हम बात कर रहे हैं क्लॉज नंबर A, B, C, D, E, इन 5 क्लॉजेस के बारे में। तो एक्सप्लेनेशन 1 एंटायर आर्टिकल 3 के बारे में है। इन दिस आर्टिकल इन क्लॉजेस A to E स्टेट इंक्लूड्स अ यूनियन टेरिटरी। अब भारत का स्ट्रक्चर क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर्स भी है और यूनियन टेरिटरीज भी है, यानी भारत की सीमाओं में कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर कंप्लीट स्टेट लेजिस्लेचर है, यानी इंडिपेंडेंट स्टेटहुड है, वहां पर इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक प्रोसेस होती है, इलेक्शंस होते हैं, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है, पूरा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को अपॉइंट किया जाता है प्रॉपर प्रोसीजर्स को फॉलो करके। और दूसरा होता है यूनियन टेरिटरीज। भारत में कुछ ऐसी टेरिटरीज है जो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अंडर है, वहां पर किसी प्रकार का कोई इलेक्शन नहीं होगा, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना एक ऑफिशियल गवर्नर अपॉइंट करेगी, वो गवर्नर फिर वहां के सारा एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा। तो इस तरीके से हमारे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का डिवीजन है। तो यहां पर जब आर्टिकल 3 में क्लॉज नंबर A से लेकर क्लॉज नंबर E तक जहां पर भी स्टेट वर्ड यूज होगा, इसका मतलब उसमें यूनियन टेरिटरी भी इंक्लूड करना है। यानी हमें यह समझ के चलना है कि आर्टिकल A से लेकर E तक जब भी स्टेट की बात आएगी तो हम स्टेट और यूनियन टेरिटरी में चेंजेस करने की पावर हमने पार्लियामेंट को दे रखी है, ये समझ के चलना है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन 1 क्लैरिफाई करता है कि भाई साहब फॉर द पर्पसेस ऑफ पावर्स कन्फर्ड फ्रॉम
powers conferred in clauses A to E of Article 3, state means union territory, but in the proviso state does not include a union territory. लेकिन जब हम इस proviso की बात करेंगे, आर्टिकल नंबर ए, इसके यहां पर अगर स्टेट वर्ड आता है तो उसमें यूनियन टेरिटरी भी इंक्लूडेड है। यहां पर स्टेट वर्ड स्टेट वर्ड स्टेट वर्ड स्टेट वर्ड, यहां पर जितने बार भी स्टेट वर्डिंग आया है तो इसका मतलब आपको ये समझ के चलना है कि स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी दोनों के बारे में ये पावर्स यूटिलाइज कर सकती है पार्लियामेंट, ठीक है। उसके बाद लेकिन जब हम प्रोविजियो की बात करेंगे, यानी ये वाली प्रोविजियो की बात करेंगे, तो यहां पर अगर स्टेट वर्ड आता है, ठीक है, यहां पर अगर स्टेट वर्ड आता है तो यहां पर यूनियन टेरिटरी इंक्लूडेड नहीं है। यहां केवल और केवल हम प्योरली स्टेट लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं। यानी अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा तो केवल महाराष्ट्र के बारे में ही बात हो रही है। क्यों? क्योंकि जो यूनियन टेरिटरी है वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होती है, डायरेक्टली उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। तो जब यूनियन टेरिटरी में अगर किसी प्रकार के कोई चेंजेस करने हैं तो यूनियन टेरिटरी की लेजिस्लेचर को हर बार उसको कन्वे करने की जरूरत नहीं है। सारे डिसीजन मेकिंग पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होती है। इसीलिए कहा गया है कि ये प्रोविजियो जो है ये केवल और केवल स्टेट लेजिस्लेचर्स को एप्लीकेबल होने वाली है। ये प्रोविजियो यूनियन टेरिटरी या यूनियन टेरिटरी में जो लेजिस्लेचर होगा वहां पर एप्लीकेबल नहीं होने वाली है। एक्सप्लेनेशन 2, द पावर कन्फर्ड ऑन पार्लियामेंट बाय क्लॉज ए includes the power to form new state or a union territory by uniting a part of any state or union territory to any other state or union territory। अब यहां पर ये जो एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है ये केवल और केवल आपको क्लॉज ए को फर्दर क्लैरिफिकेशन देने के लिए किया गया है। क्लॉज ए क्या है और उसका एक्सप्लेनेशन ऐसा क्यों दिया है ये हम लोग कब देखेंगे, जब हम अपने नोट्स में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आ जाओ, अब मैं आपको हमने क्या कर लिया, पहले तो हमने हमारे दिमाग में जगह बना ली कि भाई साहब आर्टिकल नंबर 3 जो है उसका ओरिजिनल टेक्स्ट क्या है, उसका टाइटल हमने पढ़ा, ठीक है, उसका ओरिजिनल टेक्स्ट क्या है, किस प्रकार की पावर यहां पर दी गई है वो हमने देखा। फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा इंडिया में, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट का, इसीलिए इस तरीके से हमें काम करना पड़ेगा। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यानी इंडियन पार्लियामेंट के पास पावर है किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में चेंजेस करने की। कौन से 5 पावर्स है, क्लॉज नंबर ए बी सी डी में वो पावर्स दी गई है, ठीक है। इन पावर्स को एग्जीक्यूट कैसे करना है, अगर स्टेट लेजिस्लेचर में हमें कोई चेंजेस करने हैं तो हमें इस प्रोविजियो में उसका पूरा का पूरा प्रोसीजर बताया गया है। फिर क्लैरिफिकेशन देने के लिए हमें एक्सप्लेनेशन 1 एंड एक्सप्लेनेशन 2 बताए गए हैं। तो इस तरीके से पूरा आर्टिकल नंबर 3 का स्ट्रक्चर, उसका पर्पस और कंप्लीट ओवरव्यू और कंप्लीट ओरिजिनल टेक्स्ट हमने पढ़ा। अब हमारे दिमाग में जगह हो गई है, आर्टिकल 3 से हम अवेयर हो गए हैं। अब हम चलते हैं उसके डिटेल्ड स्टडी में जो मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बना के रखे हैं। तो मित्रों आ जाओ, अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 3 एकदम डिटेल में। आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। आर्टिकल 3 एकदम क्लियर कट है भाई साहब। भारत के पार्लियामेंट के पास पावर है, कौन सी पावर, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, नए स्टेट्स बनाने की पावर, इसी के साथ साथ ऑल्टरेशन की भी पावर है, स्टेट्स में ऑल्टरेशन की पावर। अब स्टेट्स में कौन से प्रकार के ऑल्टरेशन भारतीय पार्लियामेंट कर सकती है, तो ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज, सॉरी ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज एंड ऑल्टरेशन ऑफ नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। ये 3 प्रकार की पावर आर्टिकल नंबर 3 भारत के पार्लियामेंट को देता है। लेकिन भारत में फेडरल स्ट्रक्चर है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, तीनों इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, तीनों की डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस है और इसीलिए आर्टिकल नंबर 3 ने ये ध्यान में रखा है। अब हम जब स्टेट्स की बात करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जबरदस्ती हो रही है। जब भी चेंजेस करने हैं तो आपको स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन में काम करके चेंजेस करने पड़ेंगे। ये आर्टिकल नंबर 3 आपको कंप्लीट सिनेरियो एंड प्रोसीजर प्रोवाइड करता है। अब जब हमने ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ी आर्टिकल नंबर 3 की तो हमें एक रास्ता दिखा, हमें एक मैप दिखा, हमें एक ब्लूप्रिंट दिखा। उसी को मैंने आपको इंडेक्स फॉर्मेट में यहां पर दिया है। क्या कहता है वो,
पॉइंट नंबर 1 सबसे पहले तो हम आर्टिकल 3 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर पॉइंट नंबर 2 में हमें स्कोप ऑफ आर्टिकल 3 दिखता है, हमें क्लियर कट दिखा कि भाई साहब क्लॉज ए बी सी डी ई ऐसे 5 क्लॉजेस आर्टिकल 3 में मेन बॉडी है, मेन टेक्स्ट हमारी ये है। क्लॉज ए क्या कहता है, कौन सी पावर है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, नए स्टेट बनाने की पावर क्लॉज ए देता है। क्लॉज बी कौन सी पावर देता है इंडियन पार्लियामेंट को, इंक्रीज इन द एरिया ऑफ स्टेट, किसी भी स्टेट का स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो इंक्रीज करने की पावर क्लॉज बी देता है। क्लॉज सी कौन सी पावर देता है, डिमिन्यूशन ऑफ एरिया ऑफ स्टेट, किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज को, एरिया को छोटा करना, श्रिंक करने की पावर, डिमिन्यूशन करने की पावर क्लॉज सी देता है। क्लॉज डी कौन सी पावर देता है इंडियन पार्लियामेंट को, ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ अ स्टेट, किसी भी स्टेट की जो भी बाउंड्रीज है उनमें चेंजेस करने का अधिकार क्लॉज डी देता है, पावर क्लॉज डी देता है। क्लॉज ई कौन सी पावर देता है, ऑल्टरेशन ऑफ नेम ऑफ अ स्टेट, एग्जिस्टिंग स्टेट का अगर नाम चेंज करना है तो आपको आर्टिकल 3 में क्लॉज ई की सहायता लेकर बताए गए प्रोसीजर्स को फॉलो करके आप ये काम कर सकते हो। इस प्रकार से हमें मेन पावर्स जो है 5 पावर्स वो दिखती है क्लॉज ए से लेकर ई तक। फिर हमें एक और बात पता चली कि भाई साहब फेडरल स्ट्रक्चर है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने देखा फेडरल स्ट्रक्चर है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, तो एक दूसरे में झगड़ा नहीं होना चाहिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट्स में कोई चेंजेस करने हैं, वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है, तो एक सर्टन प्रोसीजर होनी चाहिए। ठीक है, सर्टन प्रोसीजर कैसे होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है टू चेंज विद इन द स्टेट्स, टू मेक चेंजेस फॉर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट लेजिस्लेचर्स, लेकिन स्टेट में जो चीफ मिनिस्टर बैठता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन बैठता है, वो भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है, वो अपने स्टेट को सही तरीके से चलाते हैं, तो डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए। इसीलिए एक प्रोसीजर तैयार की गई कि भाई साहब चेंजेस करने हैं ना, तो फिर पार्लियामेंट में जो बिल आएगा वो प्रेसिडेंट के ऑफिस से आना चाहिए, वो प्रेसिडेंट से अप्रूव होके आना चाहिए। ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, प्रेसिडेंट एट द सेम टाइम स्टेट लेजिस्लेचर, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जो भी ब्यूरोक्रेसी है, जो भी इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, उसके मिनिस्टर्स है, उन कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन को नोटिफिकेशन भेजेगा, भाई साहब इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट आपके स्टेट में चेंजेस करने वाली है, ये उसका ड्राफ्ट है, इस ड्राफ्ट को पढ़िए और इस पे अपने ओपिनियन एक्सप्रेस कीजिए कि आपको एज इट इज एक्सेप्टेंस है या फिर कोई चेंजेस करने, या फिर आप इसको टोटली अपोज करते हो, जो भी है आपका क्लियर कट रिटर्न में हमें बताइए। फिर प्रेसिडेंट जो है वो डेट ऑफ कम्युनिकेशन से लेकर एक सर्टन टाइम पीरियड की विंडो देगा कि इस टाइम पीरियड में आपको हमें कम्युनिकेशन वापस करना है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोविजो आपको प्रोवाइड की गई है। तो एक कंप्लीट डेमोक्रेटिक प्रोसेस सेटअप करके देता है आपको आर्टिकल नंबर 3। फिर प्रोविजियो टू आर्टिकल 3 में हमें 3 बातें दिखती है। रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट मैंडेटरी प्रोविजन है, रेफरेंस टू द स्टेट लेजिस्लेचर मैंडेटरी प्रोविजन है, टाइम पीरियड फॉर स्टेट लेजिस्लेचर्स व्यूज, यहां पर स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, प्रेसिडेंट वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड अगर खत्म हो जाता है और उनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं आता है तो उसको फर्दर एक्सटेंड करा सकते हैं। या फिर स्टेट लेजिस्लेचर कहता है अगर आपने 30 दिन दिए हमें, हमारे लिए 30 दिन सफिशिएंट नहीं है, हमें और ज्यादा दिन चाहिए, तो प्रेसिडेंट उनसे कंसल्ट करके एक्सटेंड फर्दर, वो पीरियड को फर्दर एक्सटेंड करा सकता है कि ठीक है 30 दिन के वजह 50 दिन ले लीजिए, 60 दिन ले लीजिए, 90 दिन ले लीजिए, उतने टाइम पीरियड में आप हमें कम्युनिकेट कर देना। फिर इस तरीके से हमें 3 बातें प्रोविजियो में दिखती है। ये तीनों प्रोविजंस मैंडेटरी है, इनको 100% फॉलो करना जरूरी है। फिर आता है हमारा एक्सप्लेनेशन 1। एक्सप्लेनेशन 1 में हमें 2 बातें क्लैरिफाई की जाती है। पहला, इंक्लूजन ऑफ यूनियन टेरिटरी इन द टर्म स्टेट। जब हम आर्टिकल 3 के क्लॉज ए बी सी डी ई पढ़ेंगे तो ये दोनों पावर्स स्टेट और यूनियन टेरिटरीज दोनों में चेंजेस करने का अधिकार देती है। तो आर्टिकल 3 की जो टेक्स्ट है वहां पर हर बार सेपरेटली स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऐसा वर्डिंग यूज नहीं किया है, वहां पर केवल और केवल स्टेट वर्ड यूज किया है, और इस स्टेट वर्ड में आपका स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो फॉर द पर्पसेस ऑफ आर्टिकल्स क्लॉजेस ए टू ई आपका पॉइंट नंबर 1 आपको क्लैरिफिकेशन देता है कि स्टेट इस शब्द का मतलब क्या है। देन
एक्सक्लूजन ऑफ यूनियन टेरिटरी फ्रॉम द प्रोविजियो। अब यहां पर हमारी जो प्रोविजन नंबर 1 है, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जितनी भी टेरिटरीज है वहां पर तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, तो वहां पर वो कंसल्टेशन किसके साथ करेंगे, इसीलिए प्रोविजियो जो है आपकी वो यूनियन टेरिटरी में चेंजेस करते वक्त एप्लीकेबल नहीं होती। स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग एग्जिस्ट करती है, एक अलग आइडेंटिटी है, इसीलिए अगर जहां पर दो आइडेंटिटीज है तो हमें कंसल्टेशन के साथ काम करना पड़ेगा। अगर मुझे खुद के लिए पर्सनली इंडिविजुअल डिसीजन लेना है तो मैं थोड़ी अपने मैं तो सिंगल पर्सन हूं, मैं आईने के सामने खड़े होकर थोड़ी कंसल्ट करूंगा भाई साहब आपका ओपिनियन क्या है, नहीं, मेरा डिसीजन है, मैंने फाइनलाइज कर लिया है। तो वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी काम है वहां पर किसी अलग व्यक्ति के साथ, अलग एंटिटी के साथ उन्हें कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट की बात है तो कंसल्टेशन करना पड़ेगा। अगर मुझे आपके बारे में, मेरे स्टूडेंट्स के बारे में कोई डिसीजन लेना है तो आपसे कंसल्ट करना पड़ेगा। मुझे अगर मेरे फैमिली मेंबर से किसी से डिसीजन लेना है तो मुझे उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं पर्सनल इंडिविजुअल डिसीजन ले रहा हूं तो मुझे किसी के साथ कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। सेम लॉजिक यहां पर अप्लाई होता है। इसीलिए आपको एक्सप्लेनेशन 1 जो है उसमें क्या इंक्लूड किया जाता है और क्या एक्सक्लूड किया जाता है while using the word state, इसका क्लैरिफिकेशन दिया गया है। देन एक्सप्लेनेशन नंबर 2, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 जो है वो केवल और केवल फोकस करता है क्लॉज ए के बारे में। क्लॉज ए क्या पावर देता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स का जो टेक्स्ट है उसको फर्दर क्लैरिफाई करने के लिए यहां पर एक्सप्लेनेशन नंबर 2 दिया गया है। उसमें हमें 2 पॉइंट्स पता चलते हैं। पहला, पावर टू यूनाइट पार्ट्स ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, यानी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में दिमाग में आ गया कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है, एक स्टेट है, एक यूनियन टेरिटरी है, उनको मर्ज कर दो, तो वो कर सकते हैं। देन क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज थ्रू यूनियन, यानी यहां पर देखो, स्टेट का एक पार्ट ले लिया और यूनियन टेरिटरी का कुछ हिस्सा ले लिया, उनको कंबाइन करके नई एंटिटी बना सकते हैं, वो पावर आपको यहां पर एक्सप्लेन किया गया है। उसी के साथ क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज थ्रू यूनियन, यानी दोनों को एक करके, यानी मर्ज करके भी कर सकते हैं, दोनों का सर्टन हिस्सा लेके तीसरी एंटिटी तैयार कर सकते हैं, या फिर दोनों को मर्ज करके कंबाइंड एंटिटी तैयार कर सकते हैं। ये एक्सप्लेनेशन आपको यहां पर दिया गया है एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में। अब हम आते हैं हमारे पॉइंट नंबर 1 के ऊपर, इंट्रोडक्शन। आर्टिकल नंबर 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज भारत, empowers parliament to reorganize the internal territorial structure of the union। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। आर्टिकल नंबर 3 क्या पावर देता है भारत के पार्लियामेंट को, रीऑर्गेनाइजेशन की पावर देता है। कौन से एरिया का रीऑर्गेनाइजेशन करना है, इंटरनल टेरिटोरियल स्ट्रक्चर, यानी भारत की जो सीमाएं हैं, जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स है भारत की, उस सीमाओं के अंदर जितना भी एरिया है, जो भी इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन करना है, उसकी पावर हमें आर्टिकल नंबर 3 देता है। आर्टिकल नंबर 3 भारत के अंदर फोकस करता है, भारत के अंदर। आर्टिकल नंबर 2 भारत के बाहर फोकस करता है, यह मैंने आपको वहां पर भी बताया है, ठीक है। In article number 3 of Constitution of India, that is Bharat, empowers Parliament to reorganize the internal territorial structure of the Union. It specifies the ways in which new states may be formed and how the areas, boundaries or names of existing states may be changed. Complete procedure देता है। The article is an enabling provision that outlines multiple parameters through which territorial configuration of the Union may be altered. तो एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि इस फ्रेमवर्क को फॉलो करके आप अपने इंटरनल स्ट्रक्चर को रीऑर्गेनाइज कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2, स्कोप ऑफ आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल 3 प्रोवाइड्स 5 डिस्टिंक्ट पावर्स टू पार्लियामेंट, ABCDE, 5 क्लॉजेस में 5 डिस्टिंक्ट अलग अलग पावर्स भारतीय पार्लियामेंट को देता है आर्टिकल नंबर 3, लिस्टेड इन क्लॉजेस A to E। ईच पैरामीटर इज एक्सप्लेन्ड बिलो। अब यहां पर मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया है उस 5 इंडिविजुअल पावर्स का। पहली पावर, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, दैट इज क्लॉज ए। क्लॉज ए भारतीय पार्लियामेंट को पावर देता है नए स्टेट्स का फॉर्मेशन करने के लिए।
पार्लियामेंट में फॉर्म अ न्यू स्टेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज, कौन से प्रकार से नए स्टेट्स को बना सकता है वो भी क्लॉज ए आपको बताता है। पार्लियामेंट के पास पावर है नए स्टेट को बनाने का। नए स्टेट्स को बनाने के ये 4 तरीके हो सकते हैं। कौन सा? बाय सेपरेटिंग द टेरिटरी फ्रॉम एनी एग्जिस्टिंग स्टेट, यानी हमारे पास एक एंटिटी है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र को अगर हमने डिवाइड कर दिया 2 हिस्सों में तो एक महाराष्ट्र हो गया और दूसरा नया स्टेट हो गया, ये पहला वाला। बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स, यानी 2 या ज्यादा स्टेट्स को अगर छोटे छोटे बहुत हिस्से तो उनको कंबाइन करके एक स्टेट हम बना सकते हैं। देन बाय यूनाइटिंग पार्ट्स ऑफ 2 और मोर स्टेट्स, यानी महाराष्ट्र से कुछ पोर्शन ले लिया, मध्य प्रदेश का कुछ पोर्शन है, दोनों को कंबाइन करके हमने, यानी जो जॉइनिंग स्टेट्स होते हैं, जैसे महाराष्ट्र की बाउंड्रीज 2-3 स्टेट्स के साथ मैच होती है, मिलती है, तो वहां से कुछ एरिया ले लिया, यहां से कुछ एरिया ले लिया, महाराष्ट्र का मध्य प्रदेश का, दोनों का कंबाइन करके एक तीसरी एंटिटी बना दी। देन बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटोरी विद द पार्ट ऑफ एनी स्टेट, तो अगर आपके पास कोई यूनियन टेरिटरी है या फिर अनआइडेंटिफाइड अननेम्ड टेरिटरी है तो आप उसको किसी स्टेट के साथ जोड़ के नया स्टेट बना सकते हो। बाय सेपरेटिंग द टेरिटरी फ्रॉम एनी एग्जिस्टिंग स्टेट, यानी नई एंटिटी बनाओगे, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स, 2 या उससे ज्यादा स्टेट्स को, फिर वो जो 2 स्टेट्स है उनकी एंटिटी खत्म हो जाएगी, नई एंटिटी बनेगी। बाय यूनाइटिंग पार्ट्स ऑफ 2 और मोर स्टेट्स, कुछ पार्ट्स का मिला के नई एंटिटी, यहां पर क्लॉज ए 100% न्यू एंटिटी की बात कर रहा है। बाय यूनाइटिंग टेरिटरी विद अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट, हमेशा फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट यानी नई एंटिटी तैयार होगी इन 4 प्रकार के रास्तों से। दिस क्लॉज ऑथोराइजेस पार्लियामेंट टू क्रिएट एंटायरली न्यू स्टेट्स थ्रू सेपरेशन, मर्जर और इंटीग्रेशन ऑफ टेरिटोरीज। अब ये 4 पद्धति को हमने समराइज क्या किया? दिस क्लॉज यानी क्लॉज ए ऑथोराइजेस पार्लियामेंट टू क्रिएट एंटायरली न्यू स्टेट्स, संपूर्णतः नए स्टेट्स को हम बना सकते हैं। This clause authorizes Parliament to create entirely new states through separation, merger और integration of territories। सेपरेशन कर सकते हैं, मर्जर कर सकते हैं या फिर इंटीग्रेशन ऑफ टेरिटरीज करके एंटायरली न्यू स्टेट्स, एंटायरली संपूर्णतः नए राज्य हम बनाने की पावर हमारे भारतीय पार्लियामेंट को देते हैं। फिर क्लॉज नंबर बी, क्लॉज नंबर बी कौन सी पावर देता है? इंक्रीज इन द एरिया ऑफ अ स्टेट, पार्लियामेंट में इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट। अगर महाराष्ट्र का कोई सर्टन स्पेसिफिक स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, उस स्क्वायर किलोमीटर के एग्जिस्टिंग एरिया को हम बढ़ा भी सकते हैं। दिस इंक्लूड्स एडिशन ऑफ टेरिटरी टू एग्जिस्टिंग स्टेट, यानी महाराष्ट्र जो है वो एग्जिस्ट करेगा, बस उसकी टेरिटरी में और एडिशन होगा। फिर तीसरी पावर क्या देता है? डिमिन्यूशन। क्लॉज सी क्या कहता है कि किसी भी स्टेट के एरिया को कम कर सकते हैं। डिमिन्यूशन ऑफ द एरिया ऑफ अ स्टेट, पार्लियामेंट में डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट। दिस इंक्लूड्स द रिमूवल और डिटैचमेंट ऑफ टेरिटरी फ्रॉम अ स्टेट। डिमिनिशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल और डिटैचमेंट ऑफ टेरिटरी फ्रॉम अ स्टेट। फिर चौथी पावर कौन सी है पार्लियामेंट के पास? ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ अ स्टेट, that is clause D. Parliament may alter the boundaries of any state. This includes adjustments or redefinition of the territorial limits. और पांचवी पावर हम देते हैं ऑल्टरेशन ऑफ नेम ऑफ द स्टेट्स अंडर क्लॉज ई। किसी भी राज्य का नाम हम बदल सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन चेंज कर सकते हैं, वो पावर क्लॉज ई आपको प्रोवाइड करता है। Parliament may alter the name of any state. This empowers Parliament to constitutionally rename a state. इस तरीके से जो हमारी कोर प्रोविजंस थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब हम आते हैं प्रोविजियो टू आर्टिकल 3। ये प्रोविजियो कंप्लीटली फोकस करेगी आपके सारे के सारे ए टू ई, क्लॉज ए से लेकर ई तक, लेकिन केवल और केवल स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए ये एप्लीकेबल है। ये वाली जो प्रोविजियो है ये यूनियन टेरिटरीज को एप्लीकेबल नहीं होती है। प्रोविजियो टू आर्टिकल 3 इज एंटायरली एप्लीकेबल ओनली टू द स्टेट लेजिस्लेचर्स, नॉट यूनियन टेरिटरीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना, इसलिए बार बार बता रहा हूं मैं आपको, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। और पास्ट में स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हुआ है, तकलीफ हुई है इसको समझने के लिए, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। आप परेशान मत हो जाना उसमें, एज ए टीचर मेरा काम है जब तक आपके दिमाग में नहीं घुसता है रिपीट करते रहो। द प्रोविजियो
imposes procedural requirements before a bill under Article 3 can be introduced in Parliament. आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। पार्लियामेंट में कोई भी बिल आप लाते हो उसके पहले आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है। प्रोसीजर क्या है? 3 स्टेप आपके पास है। पहला, रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। A bill for the purposes listed under Article 3 may be introduced in Parliament only on the recommendation of the President. अगर प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन नहीं है, साइन नहीं है, ऑथोराइजेशन नहीं है, तो आप आर्टिकल 3 के अंडर पार्लियामेंट में कोई भी बिल इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते। दूसरा, रेफरेंस टू द स्टेट लेजिस्लेचर। साथ ही में आपको क्या करना है? इफ द बिल अफेक्ट्स द एरिया, बाउंड्रीज और नेम ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट का एरिया, बाउंड्री या नाम में उसका इंपैक्ट होने वाला है बिल का, तो the president must refer the bill to the state legislature of that state for expressing its views. ये दोनों कंडीशंस मैंडेटरी है, 100% फॉलो करना है, कोई ऑप्शन नहीं है। फिर तीसरा, जब आप रेफर करते हो किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर को, तो आप उन्हें एक सर्टन टाइम पीरियड भी देते हो कि इस समय सीमा में आपको अपने व्यूज को एक्सप्रेस करना है। टाइम पीरियड फॉर स्टेट लेजिस्लेचर्स व्यूज। The president specifies a period for the state legislature to submit its views. The president may allow further period. The bill may be introduced only after a specified or extended period expires. जब तक स्टेट लेजिस्लेचर से कोई आपको रिटर्न रिप्लाई नहीं आता तब तक आप बिल इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते। तो बेसिकली ये तीनों कंडीशन आपको मैंडेटरीली फॉलो करनी है। जब कंप्लीट हो जाएगा बिल, तब उस बिल को फाइनली स्टैट्यूट में कन्वर्ट करने के लिए या उसको फाइनलाइज करने के लिए पार्लियामेंट में लेके आया जाता है। ठीक है, तो प्रोविजियो जो है वो आपको प्रोसीजर बताती है। अगर आप किसी भी स्टेट में उसके नाम में, उसके बाउंड्रीज में, उसके एरिया में अगर चेंजेस करने वाले हो, तो ये प्रोसीजर मैंडेटरीली तीनों स्टेप्स आपको फॉलो करनी है। द प्रोविजियो ensures procedural consultation through the constitutional text the proviso ensures procedural consultation, though the constitutional text does not require consent from the state legislature. कंसेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको भाई साहब कम्युनिकेशन के लूप में आपको लेना पड़ेगा। फिर एक्सप्लेनेशन 1, इंक्लूजन ऑफ द यूनियन टेरिटरी इन द टर्म स्टेट। अब एक्सप्लेनेशन 1 आपको क्लियरली देता है, क्लॉज ए से लेकर ई तक जब भी स्टेट वर्ड यूज होगा उसका मतलब वो प्रोविजन, वो पावर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज दोनों को एप्लीकेबल होगी। यानी फॉर द पर्पसेस ऑफ क्लॉज ए बी सी डी ई, स्टेट इस वर्ड का मीनिंग स्टेट लेजिस्लेचर प्लस यूनियन टेरिटरी दोनों होगा। इंक्लूजन ऑफ यूनियन टेरिटरी इन द टर्म स्टेट। For the purposes of clauses A to E, the term state includes a union territory. This broadens parliament power to reorganize not only state but also union territories. Exclusion of union territory from the proviso. अब जो प्रोविजियो है इसमें जो प्रोसीजर आपको बताई गई है 1, 2, 3, ये 3 स्टेप्स यूनियन टेरिटरी में अगर आपको कोई ऑल्टरेशन करना है तो आपको ये 3 स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। प्रोविजियो में केवल और केवल स्टेट लेजिस्लेचर्स को के लिए आपको ये 3 स्टेप्स फॉलो करनी है। यूनियन टेरिटरीज के लिए ये 3 स्टेप्स आपको फॉलो नहीं करनी है। वही क्लैरिफिकेशन दिया है। जब भी प्रोविजियो में स्टेट वर्ड का यूज होगा तो वो स्टेट वर्ड का मीनिंग केवल और केवल स्टेट लेजिस्लेचर है, उसमें यूनियन टेरिटरी इंक्लूड नहीं होगा। तो आपने देखा होगा कि एक ही वर्ड है स्टेट, एक पैरामीटर है क्लॉज ए टू ई, वहां पर स्टेट का मतलब होता है स्टेट लेजिस्लेचर प्लस यूनियन टेरिटरी। और जब हम प्रोविजियो में आते हैं तो इसी स्टेट वाला जो टर्म है इस टर्म का मीनिंग बदल जाता है। क्लॉज ए टू ई से लिए स्टेट वर्ड का मीनिंग अलग है और प्रोविजियो के लिए स्टेट वर्ड का मीनिंग अलग है, तो दोनों में आपको ध्यान में रखना है। In the proviso, the term state does not include a union territory. Therefore, if Parliament proposes changes affecting a union territory, there is no requirement to refer the bill to the legislature of that union territory, as union territories may or may not have state legislature. May or may not have a legislature. Simple reason.
फिर आता है हमारा एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है, उसमें हमें 2 बातें पता चलती है। पावर टू यूनाइट पार्ट्स ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। एक्सप्लेनेशन 1 एंटायरली फोकस करता है क्लॉज ए के ऊपर। क्लॉज ए में जो पावर्स दी गई है उसको क्लैरिफाई करता है, फर्दर क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करता है। Explanation 2 clarifies that the power under clause A includes uniting a part of a state with another state। एक स्टेट का पार्ट दूसरे स्टेट में ऐड कर सकते हो, यूनाइट कर सकते हो। A part of a state uniting a part of a state with union territory। किसी भी स्टेट से एक पार्ट उठा के यूनियन टेरिटरी के साथ आप यूनिफिकेशन कर सकते हो। यूनाइटिंग अ पार्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी विथ अनदर यूनियन टेरिटरी। 2 यूनियन टेरिटरीज को मिला के नई एंटिटी क्रिएट कर सकते हो। यूनाइटिंग अ पार्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी विथ अ स्टेट। तो ऐसे अलग अलग सिनेरियोस को, सर्कमस्टांसेस को क्लॉज ए आपको ध्यान में रखना है। तो जब भी आप क्लॉज ए पढ़ोगे आर्टिकल 3 में, उसी के साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन 2 भी पढ़ना है, ठीक है। और जब आप क्लॉजेस ए टू ई पढ़ोगे तो आपको एक्सप्लेनेशन 1 ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से मित्रों, सॉरी, पॉइंट नंबर 2 हमारा बाकी है। क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज थ्रू यूनियन। Parliament may form a new state or a new union territory by uniting parts of existing states or union territories। जो हमारे पास existing union territories है, states है, उनमें alteration करके हम नई entity को बना सकते हैं। Explanation 2 expands the meaning of formation of new states, affirming that the new territorial entities may emerge from combinations of states and union territories। हम इंटरनेशनल बॉर्डर्स के अंदर की बात कर रहे हैं। आर्टिकल नंबर 3 हमारे इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में है। आर्टिकल नंबर 2 जो ये आर्टिकल नंबर 3 के हमने पहले पढ़ा है, वो हमारे भारतीय इंटरनेशनल जो सीमाएं हैं उसके बाहर के टेरिटोरीज को अगर हमें भारत में सम्मिलित करना है तो आर्टिकल नंबर 2 का हमें यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। और उसी के संबंध में हमने आर्टिकल 2A भी डाला था जब सिक्किम को भारत का एक स्टेट बनाना था। तो आर्टिकल 1, 2, 3, 2A एंड 3 इस तरीके से हम लोग अभी एकदम स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर से लॉजिकल वे में आगे बढ़ रहे हैं। तो मित्रों, इस तरीके से हमारा आर्टिकल नंबर 3 का जो अत्यंत डिटेल वीडियो था वो आपके सामने मैंने एक्सप्लेनेशन उसका कंप्लीट रिप्रेजेंट कर दिया है। ये वीडियो यहां पर होता है समाप्त। जाने से पहले एज यूजुअल मैं आपको क्या बताना चाहूंगा कि अगले वीडियो में हम लोग कौन सी पढ़ाई करने वाले हैं। हम लोग आर्टिकल नंबर 4 कवर करने वाले हैं। आर्टिकल नंबर 4 का हेडिंग क्या है? लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3। आर्टिकल 2 भारतीय सीमाओं के बाहर की एंटिटीज को हमारे भारत में जोड़ने की बात करता है। आर्टिकल 3 इंटरनल रिस्ट्रक्चर की बात करता है, यानी भारतीय सीमाओं के बाहर कोई पावर नहीं है आर्टिकल 3 में, अंदर की पावर है। लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 टू प्रोवाइड फॉर अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ शेड्यूल्स एंड सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स। ठीक है, आर्टिकल नंबर 4 क्या करता है कि जब हम टेरिटोरी में चेंजेस करेंगे तो टेरिटोरी की जो लिस्ट दी गई है, जो उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, तो वो फर्स्ट शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल में दी गई है। तो अगर आप आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 में कोई चेंजेस करते हो तो उसी के साथ साथ आपको फर्स्ट शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल में भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा, और उसी के साथ सप्लीमेंटल, इंसिडेंशियल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स को भी प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करके आपको वो कंप्लीट अमेंडमेंट्स एंड चेंजेस करने पड़ेंगे। ये आपको आर्टिकल नंबर 4 बताता है। ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जाने से पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर जरूर करिए। चैनल का नाम क्या है? श्रीनिधि बोरीकर जनरल स्टडीज। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।